आज सच को लेकर के जिस तरीके से झूठ के सहारे सच को दबाने की कोशिश की जा रही है, उसके कई उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे। आज़ादी के बाद जो संविधान इस देश में लागू हुआ, उसके जो नियम कानून हैं, उसके अनुरूप यह देश चले, उसकी कोशिश हम लोग कर रहे हैं। और उसी संविधान के जो मूल्य हैं, उसमें एक मूल्य ये भी है कि हम सच के साथ खड़े होंगे। लेकिन क्या आज सच बोलना, सच सुनना, सच कहना इतना आसान है क्या? ये प्रश्न आज हमारे सामने है। और गांधी जी आज हमारे बीच होते तो वो क्या कहते? उस वक्त तो उन्होंने कहा था कि बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो। लेकिन आज हम कम्युनिकेशन के जिस दौर में हैं, कम्युनिकेशन का जो यंत्र हमारे पास है, कई जगह इसको जो टर्म दिया गया है वो कहा गया है कि ये इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन रेवोल्यूशन का दौर है। इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन के इस दौर को रेवोल्यूशन की संज्ञा दी गई है। लेकिन क्या इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन के इस दौर में हम मिस इन्फॉर्मेशन और मिस कम्युनिकेशन के शिकार हुए हैं कि नहीं हुए हैं, इस पे हमको विचार करना चाहिए। और सोशल मीडिया के इस दौर में बड़ी आश्चर्य की बात है कि सोशल मीडिया के इस दौर में लोग अनसोशल होते जा रहे हैं। जो मीडियम आपको सोशल बनाने के लिए है, दरअसल वो आपको अनसोशल बना रहा है। लेकिन क्या टेक्नोलॉजी के साथ समाज का जो ये संवाद है, जो इंटरेक्शन है, क्या टेक्नोलॉजी सिर्फ इसके लिए जिम्मेवार है या समाज भी उसके लिए जिम्मेवार है? समाज और टेक्नोलॉजी का जो डायलेक्टिक्स है, जो कॉन्ट्राडिक्शन है, उसको हमको किस रूप में समझना चाहिए? सबसे पहली बात तो मैं ये समझता हूँ, ये मेरी राय है, आप चाहें तो इससे इत्तेफाक रखें, चाहें तो नहीं रखें, लेकिन अगर आप मेरी बात से सहमत होंगे तब भी और असहमत होंगे तब भी, तो मैं आपके असहमत होने के अधिकार के साथ खड़ा होऊंगा। ये डेमोक्रेसी है। और ये जो डेमोक्रेसी है, इस डेमोक्रेसी में हम जो झेल रहे हैं, जिसका हम सामना कर रहे हैं, उसको लेकर के किस तरीके से हमको आगे बढ़ना चाहिए। पहले तो मैं आपको किसी भी तरीके से निराश नहीं करना चाहता हूँ। जब भी कोई नई तकनीक आती है तो उस तकनीक का शिकार जो पीढ़ी होती है वो उसके गलत प्रभावों का शिकार होती है। जो दूसरी पीढ़ी होती है वो उस गलत से सही चीज़ें निकालने को लेकर के एक्सपर्टीज हासिल करती है। और जो तीसरी पीढ़ी होती है वो उस टेक्नोलॉजी का बेटर इस्तेमाल करती है अपने फ्यूचर के लिए, समाज को आगे बढ़ाने के लिए, देश को बेहतर करने के लिए। तो ये जो इन्फॉर्मेशन और कम्युनिकेशन का दौर आया है, इसमें जो पहली पीढ़ी है वो इसके गलत प्रभाव का शिकार हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, आजकल तो फेक न्यूज़ की चर्चा हो रही है, आजकल जो है डॉक्टर्ड वीडियो की चर्चा हो रही है, मिस इन्फॉर्मेशन और मिस कम्युनिकेशन की चर्चा हो रही है। लेकिन जब आप इसके बिल्कुल शुरुआती दौर में जाएंगे तो मैं कुछ चीज़ों के प्रति आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। पहली बार जब मोबाइल में कैमरा लगा हुआ मोबाइल आया था तो एमएमएस आने शुरू हुए थे और लोगों के जो व्यक्तिगत संबंध थे वो रिश्ते तार तार हुए थे। बॉलीवुड और अलग अलग जगह पे इस पे फिल्में भी बनी। वो होता ये था कि लोगों के जो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होते थे उसको भी लोगों ने रिकॉर्ड करना शुरू किया। जो इंटरपर्सनल जो उनके संबंध थे उसको भी लोगों ने प्रचारित और प्रसारित करना शुरू किया। और मैं समझता हूँ कि आज हम उस दौर से आगे बढ़े हैं। आज कम से कम आज की जो पीढ़ी है धीरे धीरे उसको लेकर के ट्रेंड होना शुरू हुई है। लेकिन एकदम जब शुरू में कैमरा आया था तो बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई, बहुत सारे बच्चे जो हैं, बहुत सारे नौजवान जो हैं इस एमएमएस के शिकार हो करके फांसी तक जो है लगाए और उन्होंने आत्महत्या की। कुछ केसेस यूनिवर्सिटी हॉस्टल्स के ऐसे आए थे कि लोगों को मालूम भी नहीं है कि उनका वीडियो बन रहा है। जैसे मॉल में जो चेंजिंग रूम होते थे वहाँ पर भी जो है कैमरा लगे रहने की खबर आई थी। कुल मिलाकर के मैं कहना ये चाहता हूँ कि जब भी विज्ञान कोई एक नया आविष्कार करता है तो समाज उसको एकोमोडेट तुरंत कर ले, पॉजिटिवली एकोमोडेट कर ले, ऐसा करना मुश्किल होता है। जो पहली पीढ़ी होती है वो उसके निगेटिविटी का शिकार होती है। जो दूसरी पीढ़ी होती है वो निगेटिविटी को काउंटर करने में ट्रेंड होती है। मसलन फेक न्यूज़ का ये दौर है, फेक न्यूज़ होता है, लेकिन आज फेक न्यूज़ को चेक करने के लिए भी ये पीढ़ी धीरे धीरे ट्रेंड हो रही है। मसलन आप देखेंगे जब भी कोई खबर आती है तो आजकल लोग सोशल मीडिया पे पूछते हैं कि लिंक भेजो। जब भी कोई पोस्ट कोई करता है तो लोग कहते हैं कि लिंक भेजो, और उस लिंक को वो लोग ये कोशिश करने उसको ऑथेंटिकेट करने की कोशिश करते हैं
तीसरी पीढ़ी जो होगी वो पूरी तरह से ट्रेंड हो जाएगी और इस सोशल मीडिया का, इस इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन का एक जो है इम्पॉर्टेंट रोल सोशल ट्रांसफॉर्मेशन में होगा, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। इसीलिए सच की जो ये परछाइयाँ हैं या सच के ऊपर जो ये खतरा मंडराता हुआ दिख रहा है, मैं इसको लेकर के बहुत नाउम्मीद नहीं हूँ और आपको भी नाउम्मीद होने के लिए नहीं कहता हूँ। और बस मैं आपसे ये अपील करता हूँ कि आप सोचिए कि गांधी आज होते, भगत सिंह आज होते या अंबेडकर आज होते तो इस परिस्थिति का वो सामना कैसे कर रहे होते। पहली बात तो ये, गांधी आज होते तो गांधी ये नहीं कहते कि बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो। गांधी आज होते तो कहते बुरा मत लाइक करो, बुरा मत शेयर करो, यही कह रहे होते ना। इसके साथ साथ ये जो आज सच को लेकर के जिस तरीके से झूठ के सहारे सच को दबाने की कोशिश की जा रही है, उसके कई उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे। दिल्ली की सड़कों पे किसान के ऊपर पानी की बौछार की जा रही है, डंडे चलाए जा रहे हैं और अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी के जन्मदिन के दिन उनके ऊपर लाठियां और आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। अब आप मुझे बताइए कि गांधी जी होते तो क्या कर रहे होते। गांधी जी होते तो उस प्रोटेस्ट में डंडा लेकर के अगली कतार में उस प्रोटेस्ट के साथ चल रहे होते। आज जब हम गांधी को याद कर रहे हैं तो हमको ये समझना चाहिए कि उनके विचारों का आज हमारे वक्त में, आज हमारे समय में क्या इम्पोर्टेंस है, उसकी क्या प्रासंगिकता है। इंटरेस्टिंग बात इसमें यह है कि आज गांधी का नाम हर कोई ले रहा है, लेकिन सच में गांधीवाद से, गांधी की मीमांसा से, गांधी की विचारधारा से किसको लेना है और किसको गांधी की विचारधारा, गांधी की मीमांसा और गांधी के पूरे व्यक्तित्व को डिमीन कर देना है, इस बात को समझने के लिए भी हमको ट्रेंड होना पड़ेगा। और इस बात के लिए अगर हमारे पास आइडियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है, उसको यदि हम समझ पाते हैं, तब हम सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल कर सकते हैं और गांधीवाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। गांधी के संबंध में एक बात मैं आपको कह दूं कि गांधी को डिमीन करने का काम इस देश के इतिहास में सिर्फ उन लोगों ने नहीं किया जो गांधी के खिलाफ थे। माफ़ कीजिएगा, कुछ लोगों को शायद ये बात बुरा लगे, गांधी को मानने वालों ने भी गांधी को डिमीन करने का काम किया। क्या राइट, क्या लेफ्ट, क्या सेंटर, तीनों ने मिलकर के गांधीवाद को डिमीन करने का काम किया। वो कैसे डिमीन करने का काम किया, इसका एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि जब आप बंगाल के एरिया में जाएंगे तो यूथ के बीच में ये बहुत पॉपुलर है कि गांधी जी सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ थे। जब आप दलितों के बीच में जाएंगे तो ये भी बात बहुत पॉपुलर है कि गांधी जी अंबेडकर जी के खिलाफ थे। जब आप इन जनरल नौजवानों के बीच में जाएंगे तो ये बताया जाएगा कि गांधी जी भगत सिंह के खिलाफ थे। और ये जो बात इतना पॉपुलर किया गया है, वो पॉपुलर एक्चुअली सच की परछाई नहीं है, झूठ की परछाई है। लेकिन वो परछाई इतनी भयानक है, इतनी गहरी है कि सच का सूरज भी कई बार उसमें छुपा हुआ नजर आता है। मसलन अब एक बात मैं आपको बताता हूँ कि हर दौर में ऐसा होता है कि जो विचारक होते हैं, जो आइडियोलॉग होते हैं, जो आंदोलनकारी होते हैं, मान लीजिए कि कोई बुद्धिजीवी ही अपने दौर के हों, वो अलग अलग तरह की बातें कहते हैं और उस वक्त के, उस दौर के जो लोग होते हैं उनकी कुछ बातों से सहमत होते हैं और उनकी कुछ बातों से असहमत होते हैं। यदि हम रविन्द्रनाथ टैगोर की भी बात करें तो उनके और गांधी जी के बीच में बहुत ऐसे विचारों का आदान प्रदान हुआ है जहाँ पे एक विभेद और एक मतभेद दिखाई देता है। और सिर्फ रविन्द्रनाथ टैगोर के साथ नहीं, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के जनरल सेक्रेटरी पीसी जोशी, जिनकी शादी महान क्रांतिकारी कल्पना दत्त से हुई थी, उनके और गांधी जी के बीच में जो पत्राचार हुआ तो उसमें बहुत सारी चीज़ों को लेकर के दोनों के बीच में डिफरेंसेस था, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी कि दोनों के बीच में एक यूनिटी भी थी। और वो उस पत्राचार का एक रिजल्ट है कि अंततः गांधी कहते हैं कि यदि कम्युनिज्म से हिंसा को निकाल दिया जाए तो मैं दुनिया का सबसे बड़ा कम्युनिस्ट हूँ। ये गांधी जी के स्टेटमेंट हैं। इसके साथ साथ जब आप अंबेडकर जी के साथ भी गांधी जी के बातचीत को देखेंगे तो बहुत सारे आपको ऐसे डाइवर्जेंस मिलेंगे जहाँ पे वो दोनों बिल्कुल दो कोने पे खड़े हैं, लेकिन बहुत सारा ऐसा कन्वर्जन भी मिलेगा जहाँ पे वो आपको एक साथ दिखाई देते हैं। ठीक वही बात सुभाष चंद्र बोस के साथ लागू होती है। और जो सबसे पॉपुलर चीज़ है कि गांधी जी चाहते तो भगत सिंह की फांसी रुक जाती, ये झूठ है।
ये अपने आप में एक बहुत बड़ा झूठ है जो बहुत पॉपुलर तरीके से बोला गया है, और मैं भी उसका शिकार था और इस बात को मैं स्वीकार करता हूँ। और मुझे भी लगता था बहुत लंबे समय तक कि गांधी जी की वजह से जो है भगत सिंह को फांसी हो गई। और ये बात आज जो लोग सत्ता में बैठे हैं, मतलब जिस विचारधारा की बंदूक की गोली से गांधी की हत्या की गई, उस विचारधारा की बंदूक के निशाने पे आज इस देश का जमहूरियत है, इस देश का डेमोक्रेसी है, इस बात को हमको समझना चाहिए। उसी विचारधारा की बंदूक की गोली से गौरी लंकेश की हत्या की गई, उसी विचारधारा की बंदूक की गोली से कुलवर्गी पानसारे और डॉक्टर दाभोलकर की हत्या की गई है। और वो जो विचारधारा की बंदूक है, समय समय पे इस देश के ऐतिहासिक तथ्यों के ऊपर चलाया गया है, और उस विचारधारा की बंदूक का जो असर है, उसका जो नकारात्मक प्रभाव है, कई बार उसको आइडेंटिफाई करने में हमारे जो वामपंथी मित्र हैं वो भी अक्षम रहे हैं, और वो भी उसके प्रोपेगेंडा के शिकार हो गए हैं। मसलन गांधी जी का जो पत्र इरविन को लिखा गया था, उसकी एक कॉपी हरियाणा के पानीपत के एक छोटे से कॉलेज में मैंने जब देखा, तब मुझे पता चला कि मैं कितने बड़े झूठ का शिकार था। गांधी जी स्वयं पत्र लिखते हैं और कहते हैं कि इस नौजवान की विचारधारा हमसे अलग है, लेकिन यह नौजवान इस देश के भविष्य को एक बेहतरीन रास्ता दिखा सकता है, किसी भी सूरत पे इस नौजवान को फांसी नहीं होनी चाहिए। गांधी जी के कहने के बावजूद भी भगत सिंह को फांसी दी गई, लेकिन यह बात पॉपुलर किया गया ताकि गांधी जी की विचारधारा को डिमीन किया जा सके। गांधी जी की जब हत्या हुई तो लोगों के बीच में यह फैला गया कि गांधी जी की इसलिए हत्या कर दी गई क्योंकि गांधी जी जो है वो पाकिस्तान को पैसा देने पे अड़े हुए थे, और गांधी जी पाकिस्तान के विभाजन के पक्ष में थे, हिंदुस्तान के विभाजन के पक्ष में थे, इसलिए गांधी जी की हत्या कर दी गई। हकीकत हम सब लोगों को पता है कि गांधी जी उस वक्त का जो कम्युनल उभार था, उस कम्युनल उभार के खिलाफ थे, और बिहार से लेकर के बंगाल तक वो जाते हैं, वो फास्टिंग करते हैं, और जो कम्युनल माहौल देश के भीतर खड़ा किया गया था, जो टू नेशन थ्योरी देश के भीतर में लाने की कोशिश की गई थी, और उसमें चाहे हिंदू महासभा हो या मुस्लिम लीग हो, दोनों तरीके के लोग उसमें शामिल थे। और सिर्फ शामिल ही नहीं थे, ये दोनों मिल करके पाकिस्तान के एक इलाके में सरकार भी बनाए थे। और मोहम्मद अली जिन्ना से पहले सावरकर ने टू नेशन थ्योरी इस देश को दिया था और कहा था कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान दो हिस्सा होना चाहिए, हिंदू हिंदुस्तान में रहेंगे और मुसलमानों को पाकिस्तान जाना चाहिए। ये थ्योरी सावरकर के द्वारा दिया गया था। ये जो इतिहास है हमारा, इस इतिहास पे बार बार पर्दा डालने की कोशिश की जाती है। और